क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या आप शेयर बाजार को जानना चाह रहे हैं? क्या आप शेयर बाजार से डर रहे हैं? तो डरिए मत, आप सीधे जुड़े नो द पल्स से। नमस्कार। खास तौर पर हम इस समय अभी एकजुट हुए हैं। निश्चित तौर पर अभी कोविड का महामारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना यहाँ कांग्रेस की है। कांग्रेस में कौन बनेगा अगला अध्यक्ष, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पर खास नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कोरोना काल है तो मैं अपने माध्यम से सभी दर्शकों को से अनुरोध करूंगा कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें और स्वच्छ जरूर रहें, क्योंकि स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है। जी हाँ, बिल्कुल। निश्चित तौर पर आप स्वच्छ रखें और बेहतरीन रहे। लेकिन जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की बैठक हुई है, उसके बाद अध्यक्ष के चुनाव की बात चल रही है और वो इसका डेट भी घोषणा हो गया। हम आप ही से जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ उस दिन, और भी क्या क्या घटनाएं हुई जिसमें दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव तो गांधी परिवार को ही करना चाहिए, गांधी परिवार ही डिसीजन ले। क्या कहेंगे जी रितेश जी? रितेश जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी जी, हाँ हाँ, बताइए क्या कुछ हुआ मीटिंग में। और जी जी जी, देश क्या बोलिए। आज दूसरी लहर से जूझ रहा है। ये बात है कि इस कोरोना काल में सिटी हुई है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, वो है ऑक्सीजन की। जी, तो इसी ऑक्सीजन से लेते हैं कि कांग्रेस को एक ऑक्सीजन, क्योंकि कांग्रेस अब आईसीयू मोड में आ चुकी है। और जिस तरह राज्य दर राज्य जो है कांग्रेस का जो है पत्ता साफ होते जा रहा है जी, खासकर उनके अदूरदर्शिता की वजह से कांग्रेस का जिस प्रकार से सफाया हो रहा है राज्य दर राज्य से, ये देश के लिए ही बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के लिए तो है ही, साथ ही देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जो कि जिसका मैं आजादी के पहले से जिक्र करूं तो एक बड़ा एक योगदान है। राजनीतिक तौर पे मैं इसको कह रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक तौर पे कांग्रेस की महती भूमिका रही है। और आधुनिक भारत के निर्माण में भी कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो समाप्त होती जा रही है राज्य दर राज्य, जिस प्रकार से संगठन जो है वो एकदम लुप्त प्राय होता जा रहा है, और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो निरुत्साहित होते जा रहे हैं, इससे सही मायने में कोरोना काल जो है ये कांग्रेस पे कोरोना काल है। कांग्रेस को आईसीयू की जरूरत है, अभी आईसीयू में खड़ी है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन जब आपने बात कही कि अध्यक्ष पद का चुनाव है, तो कांग्रेस में ये सर्वमान्य है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस परिवार गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही पिछले 50 सालों से रही है। अगर यदा कदा छोड़ दिया जाए तो गांधी परिवार के ही प्रमुख जो है वो प्रमुख के तौर पे जो है माने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो है वो हमेशा जो है पदभार संभालते रहे हैं। और उन्हीं के एकजुट जो है वो उसको कह सकते हैं कि एक तरह का मतलब इसकी तुलना में एक मधुमक्खी के छत्ते से कर सकता हूँ। इस पूरा छत्ता जो है वो कांग्रेस है। और एक रानी बी, जिसको मैं अभी वर्तमान में रानी बी के तौर पे मैं सोनिया गांधी जी का जिक्र करना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जो है वर्तमान में अध्यक्षा है, लेकिन वो पूर्णकालिक अध्यक्षा नहीं है, वो अंशकालिक अध्यक्षा है, जिसको कह सकते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो एक जूझ रही है, एक तो ये है कि मार्गदर्शक होना अलग बात है, लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष होना एक अलग बात है। मैं इसे इसीलिए देखता हूँ कि शायद आजाद भारत में पहली ऐसी एक पार्टी है जिसके पास अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कांग्रेस के साथ नहीं हो सकती। जहां तक बात है कि कल जो एक कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई इस कोरोना काल में वर्किंग कमेटी की बैठक की बड़ी महत्ता। इसको अध्यक्षीय चुनाव के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि अभी तक जो है जो पिछले कांग्रेस में जो एक गुटबाजी का जो दौर चला आ रहा था, जो ग्रुप पेज जिसको मैं कहता हूँ, लगातार मैं इस मामले को मैं पिछले 6 वर्षों से जो है मैं इन चीजों को उठाता आ रहा हूँ एक मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक पटल पर। जो कांग्रेस जूझ रही है वो जूझ रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो है वो पतन नहीं हुआ,
कांग्रेस में नेता तो बढ़े, पार्टी जो है वो जी नहीं बचेंगे, कार्यकर्ताओं का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच जो कल जो कांग्रेस की जो बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक, ये इस मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में कोरोना काल चल रहा है और लगातार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है। इसी बीच कई राज्यों के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की स्थिति मैं ये कह सकता हूं कि कहीं भी नहीं रही, किसी भी, अगर आप कहें तो पावर में कहीं भी नहीं आ पाए। तमिलनाडु का अगर जिक्र करते नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहूंगा इस CWC के साथ साथ एक राजनीतिक घटनाक्रम कि कई सारी ऐसी चीजें हैं, कहते हैं कि आप जब जो है अपना गला काट लेते हैं, मतलब अपना जो है वो एक अपनी जमीन खत्म कर देते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हमारी जमीन तो ये थी ही नहीं। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपको मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान एक वाकया का मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस CWC के चुनाव के साथ साथ मैं उसको जोड़ के देखना चाह रहा हूँ कि उस समय ममता बनर्जी जब घायल हो गई, चोटिल हो गई, उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। वो पत्र सोनिया गांधी को भी था। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा है वर्तमान में, उनको भी एक पत्र लिखा गया था और उसमें समर्थन की बात कही गई। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस की अदूरदर्शिता देखिए कि जब आप जीतने की स्थिति में नहीं है तो एक राजनीति में एक कहावत बहुत चरितार्थ होती है कि जब आप सैनिक जो है वो आप जब किसी एक युद्ध स्थल पर जाते हैं और जब आप जीतने की स्थिति में नहीं होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका जो प्रमुख विपक्षी दल है उसको किसी प्रकार हराए। तो इसके लिए जो है वो आपके जो कम विरोधी दल हैं उनसे भी जो है सहायता दी जाती है और सहायता ली जाती है। शायद कांग्रेस से ये बड़ी चूक हुई और अगर उस समय अगर ममता बनर्जी को शायद वो सपोर्ट करते तो शायद आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है वो नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी ने या जो कि बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष है और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने ये बयान दिया कि ISF से जो है हमारा जो टाई अप था वो भविष्य में अब कभी नहीं हो। चुनाव हार के बाद जब ममता बनर्जी अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रही हैं, शपथ ग्रहण समारोह अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, आसाम में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, तब अधीर रंजन चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता, क्योंकि वो लगातार 5 बार के सांसद भी है और प्रतिपक्ष के नेता है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की सारी रणनीति जो लोकसभा में होती है उसमें उनकी महती भूमिका है और बंगाल का प्रमुख होने के कारण उनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव भी है। ऐसे में ये बयान देना, इसको मैं कह सकता हूँ कि अपरिपक्वता है। और इसके पूर्व अधीर रंजन चौधरी ने एक और बयान दिया था कि ममता से किसी भी हाल में समझौता नहीं होगा। तो क्या आप पार्टी गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करते? मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूँ कि CWC के मंथन के बाद जो चीजें निकलनी है, क्यों आखिर ये ऐसा टालना क्यों पड़ा, इसकी सारी वजह का मैं जो है एक निचोड़ निकालना चाह रहा हूँ इस पूरे राजनीतिक घटना। कल जो CWC की बैठक हुई, अधीर रंजन चौधरी से वापस अब कांग्रेस की तरफ आता हूँ। कल जब CWC की बैठक हुई तो सबसे पहले ये जिक्र किया गया था जिसमें कि एक ड्राफ्टिंग भेजी गई थी जो संगठन सचिव है KC वेणुगोपाल के माध्यम से कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और फिर अचानक एक नाटकीय घटनाक्रम चलता है और नाटकीय घटनाक्रम के बाद जो है ये स्थिति बदल जाती है और साथ में ये कह दिया जाता है कि कोरोना काल की वजह से जो है ये टाल दिया गया। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस वो स्थापित कर चुके हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने लगातार सरकार को आगाह किया और उनका लगातार ट्वीट जो है वो सरकार के लिए आई ओपनर साबित हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस में कोई भी ऐसा है जिन्होंने सिर्फ ट्विटरबाजी के अलावा, इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो कल जो CWC की बैठक थी उसमें वो शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो खुद ही कोरोना संक्रमित है। मैं चाहता हूं कि भाई जल्दी से वो, दुआ करता हूं कि वो जल्दी से सकुशल हो और उनके साथ जितने भी तमाम जो नेता जो कोरोना से संक्रमित है वो सफलतापूर्वक जो है अपने कार्यों का निर्वहन करें।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको टालना ही था तो पहले मीटिंग में ही क्यों नहीं टाला गया? आखिर जो सत्ता पक्ष है, भाजपा को आपने इतना मौका क्यों दिया कि गांधी परिवार नहीं होगा तो नहीं, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो नहीं बनेगा। ये तो सर्वमान्य है, कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस घूमती रही है और कांग्रेस में अब नेता बचे नहीं। जो एक समय था, जो 80 का दशक था, उस समय कई नेता थे जो कि अध्यक्ष के तौर पे जो है उनको मनोनीत किया जा सकता था या चयनित किया जा सकता था। वर्तमान में मुझे एक भी ऐसा नेता नहीं देखता जो कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मान्य हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो कौन बनेगा अध्यक्ष? कौन बनेगा रितेश जी? अध्यक्ष के तौर पे तो सिर्फ एक ही चेहरा जो है सामने है कि सोनिया गांधी अगर हटती हैं तो जाहिर सी बात है कि राहुल के अलावा कांग्रेस को कोई संभाल नहीं पाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और जो मैं राजनीतिक घटनाक्रम देख रहा हूँ उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। और कल भी जो है एक तरह से जो युवा जो चेहरे हैं उनकी ओर से भी दबाव लगभग किया गया कि राहुल गांधी ही हमारे अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार का एक जो दबाव की प्रक्रिया जो दोनों गुटों की तरफ से चलती है, मैं दोनों गुट इसलिए बता रहा हूँ कि कांग्रेस अभी दो घड़े में है। एक जो सोनिया गांधी के जरिए जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, जिसको मैं ग्रुप 23 का नाम दे रहा हूँ, जिनकी कभी अगुवाई दिवंगत अहमद पटेल किया करते थे। उसके बाद जो है स्थितियां बदली, अब गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा ये सब अगुवाई कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे ऐसे कई तमाम चेहरे हैं जो ग्रुप 23 में आते हैं, जिन्होंने जो है पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, उसके माध्यम से वो आते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे कांग्रेस में ऐसा कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं दिखता जो एक प्रदेश के, मतलब मैं अगर कहूं कि मैं उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश का कोई नेता वो मध्य प्रदेश या उत्तरांचल में ही उतना ही जो है मान्य हो। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? ऐसे में अध्यक्ष पद का छीछा लेदर करना या चुनावी जो स्टंटबाजी करना, ये एक प्रकार की मैं कह सकता हूँ कि मतलब एक अजीब सी जो है वो रणनीति है कांग्रेस के रणनीतिकारों की। इससे हटकर उनको सोचना होगा। अब ज्यादा बेहतर है कि वो बीजेपी की जो एक प्रक्रिया है अध्यक्ष पद की, जिसको कह सकते हैं मनोनीत, जो एक राज्यसभा का पैटर्न है कि आपको एक आपस में जो है सलाह मशविरा करके एक अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि बीजेपी अभी तक सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में, जैसा कि वो दावा कर रही है राजनीतिक पार्टी के तौर पे, और उसका जनाधार सही तौर पे जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बढ़ा है। ऐसे थे रितेश जी हम एक चीज जानना जी, रितेश जी खास उसमें मंथन हुआ है कि जो चुनाव में हार हुई है, इसको लेकर फिर से वो कह रही हैं सोनिया गांधी की हमें संगठन पर काम करना पड़ेगा। ये 6 सालों से कहा जा रहा है, होता कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं पाती कांग्रेस, क्या कारण रहा? दरअसल इसके पीछे जो 3 कारण जो मैं उम्र के इस पड़ाव में है जब वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकती। सक्रिय भूमिका अर्थ है कि जो लगातार कार्यकर्ताओं से मिलना और जो वरिष्ठ नेताओं से मिलना और उनके बीचों का जो सलाह मशविरा होता था जो बराबर, उस स्थिति में सोनिया से जूझ रही है कई वर्षों से, पिछले 6 वर्ष नहीं कई वर्षों से वो जूझ रही है। मैं ये कहूँ कि लगभग 1 दशक से अधिक समय हो गया जब कांग्रेस अध्यक्षा जो वर्तमान में सोनिया गांधी वो कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रही है। ऐसी स्थिति में उनका सक्रियता जो है वो, जिसको कह सकते हैं कि एक्टिवनेस, वो नहीं दिखेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि जो आपको फीडबैक जो है, अगर आप सिर्फ बड़े नेताओं से मिलती हैं या आपका बड़े नेताओं से ही सिर्फ एक तरह से आप आचार विचार और आपस में जो विचार विमर्श होता है, तो आप जो कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है या जो कार्यकर्ताओं की जो संगठन की जो निचले तबके की जो खबरें हैं या जो सूचनाएं हैं, वो आप तक एक तरह से फिल्टर्ड होके आती है। फिल्टर का मतलब ये है कि वो बड़े नेता अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। यही स्थिति है कि सोनिया गांधी लगातार जो है इस ओर तवज्जो दे रही है कि वो संगठन को सुधारिए। उनका काम संगठन का अर्थ है कि वो निचले तबके से सुधारिए, लेकिन निचले तबके में वो खुद नहीं जा सकती, उनकी जो है अपनी एक मजबूरियां हैं। और दूसरा ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दरअसल क्या है कि कांग्रेस के जो नेता है वो दरअसल इन तीनों मतलब लोग जो परिवार के, गांधी परिवार के जो 3 प्रमुख अहम व्यक्ति हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके बीच में अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो राजनेता है वो एक तरह से वो प्रियंका गांधी
के सामने समर्पित है। वैसे तो देश के सभी नेता जो है गांधी परिवार के प्रति समर्पित है, लेकिन मुख्य तौर पे वो सारी सूचनाएं उनको देना चाहते हैं। जो ग्रुप 23 है वो जो है वो अपनी सारी सूचनाएं जो है वो सोनिया गांधी के माध्यम से जो है कांग्रेस में देना चाहता है। और जो युवा नेता है, जो जिनके सामने एक बड़ी राजनीतिक पारी अभी बाकी है, वो जो है राहुल गांधी के माध्यम से जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो ये जो 3 घेरे हैं, इससे जब तक इस तरफ से अगर नहीं निकलेगी, क्योंकि कभी ना मतलब आज ना कल आपको सोनिया गांधी को ये फैसला करना होगा या कांग्रेस को ये फैसला करना होगा कि एक डिसीजन होगा, या तो सोनिया मान्य होंगी या राहुल मान्य होंगे या प्रियंका मान्य होंगी। ये जब तक नहीं होता, कांग्रेस की दुर्दशा इससे भी ज्यादा होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि क्षेत्रीय दल जिस प्रकार से कांग्रेस पे दबाव डाल रहे हैं, और आप देखिए राज्य दर राज्य कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा है, और उन्हीं की चीजों को जो है क्षेत्रीय दल अपनाकर क्षेत्रीय दल आज बड़े छत्रप बन चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, बसपा आज नहीं है, लेकिन सपा जो है वो कांग्रेस की ही इनको जो है वो आगे बढ़ाकर रखी थी। इसके बाद आप बिहार में आ जाइए, तो बिहार में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो तेजस्वी जो है वो उनका सारा वोट बैंक वो कांग्रेस का ही था। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि 80 के दशक की जो सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां उसके बाद जो निकली, वो सारी जो है कांग्रेस के वोट बैंक को ही जो कब्जा कर रखी है। टीएमसी का जो वोट बैंक आज जो है वो जी चलिए, बिल्कुल रितेश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम आपसे पुनः बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे बस थोड़ी देर में आपसे बंगाल पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में रितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। बस थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं हम बंगाल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि खास तौर से कांग्रेस की रणनीति पर, कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी राजनीति कर रही है, ऐसे में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, इसी पर रणनीति पर बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी। बस थोड़ी देर में बस हम यूं गए और यूं आए, तुरंत बंगाल की राजनीति पर हम बात करते हैं। नमस्कार। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या आप शेयर बाजार को जानना चाह रहे हैं? क्या आप शेयर बाजार से डर रहे हैं? तो डरिए मत, आप सीधे जुड़े नो द पल्स से।